Hi everyone, welcome back to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and let's start with our most important topic of chapter organizing class 12 business studies, that is delegation and decentralization. मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है बिकॉज आप लोगों को एक केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि उस केस स्टडी में डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इस वीडियो में आई विल टीच यू the concept of delegation and decentralization, or I would say I will tell you the keywords that you need to see in your case study in order to identify whether the case study has a delegation concept or a decentralization concept. तो कोई भी case study हो उसमें क्या keywords ढूंढोगे जिससे आपको पता चलेगा कि delegation है डिसेंट्रलाइजेशन है, मैंने वही इस वीडियो में आपको बताया है। इस वीडियो में मैंने आपको कीवर्ड्स तो बताए हैं, उसके बाद मैंने दो केस स्टडीज़ ऐसे ली हैं जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस केस स्टडी में डिसेंट्रलाइजेशन होगा या फिर किस केस स्टडी में डेलीगेशन होगा। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, नंबर 1, सबसे पहले मैं डेलीगेशन की बात करूंगी। डेलीगेशन का क्या मतलब है? इफ़ आई टॉक अबाउट डिक्शनरी मीनिंग, डेलीगेशन मीन्स यू आर एक्चुअली गिविंग अथॉरिटी टू योर सबऑर्डिनेट। बीइंग अ सुपीरियर, आप अपनी कुछ अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ तक ये डेफिनेशन ख़त्म नहीं होती है। आप अब सोचोगे क्यों दे रहा हूँ मैं, मेरे पास बीइंग अ सुपीरियर मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है कंपनी का, मैं बहुत ओवरबर्डन हो चुकी हूँ और मैं बेकार के क्लरिकल वर्क में ही इन्वॉल्व हूँ, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की तरफ फोकस नहीं कर पा रही। तो मैंने क्या करा, इन ऑर्डर टू फोकस ऑन सम इंपॉर्टेंट वर्क आई हैव डेलीगेटेड सम अथॉरिटी टू माय सबऑर्डिनेट, या कुछ काम मैंने अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया। बट यहाँ पे मैंने काम दिया बट अकाउंटेबिलिटी बीइंग अ मैनेजर ऑफ एनी डिपार्टमेंट मेरे ऊपर ही रहेगी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेलीगेशन की, दैट अकाउंटेबिलिटी विल रिमेन इन द हैंड्स ऑफ अ मैनेजर ओनली। तो यहाँ पे कहते हैं डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। किस वजह से? इन ऑर्डर टू एक्सटेंड हिज मतलब माय एरिया ऑफ ऑपरेशंस। तो अगर आपकी केस स्टडी में ये लिखा हुआ है कि किसी मैनेजर ने या सुपीरियर ने अपनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दी ताकि वो अपनी एरियाज ऑफ ऑपरेशन को एक्सटेंड कर सके, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दे सके या फिर अपने ऑपरेशंस को और बढ़ा सके, तो उस केस में आप बोल दोगे कि ये केस स्टडी डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट बता रहा है। एंड एक और चीज़ बताता है, इट डज नॉट मीन एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई, नहीं। बीइंग अ मैनेजर आप ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हो उस काम के लिए जो आपने अपना काम सबऑर्डिनेट को दिया है। सो दिस इज़ वॉट यू कॉल डेलीगेशन। इसके हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। नंबर 1 इज़ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब आपको हमेशा केस स्टडी में अथॉरिटी की बात की जाएगी, और अथॉरिटी की बात इसलिए की जाती है क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, आप कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे डेलीगेशन की बात हो रही है या डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। तो अगर आपकी केस स्टडी में ये लिखा है कि आप कोई भी मैनेजर, कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे रहा है एंड वो सबऑर्डिनेट एक्ट करेगा विद इन हिज स्कोप, he can take any action within the scope given by the higher authorities, then that is known as authority. आप किसी को भी अथॉरिटी दोगे, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दोगे अपने सबऑर्डिनेट को, या कोई भी देता है, बट वो अपने जो एक्शन करेगा, जो काम करेगा विद इन द स्कोप करेगा, उतने ही लिमिट सीमित तक उसका स्कोप रहेगा जितना वो एक्चुअली में कंपनी में उसका स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बीइंग अ सुपीरियर आपने सबऑर्डिनेट को काम करने के लिए दिया हुआ है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको काम करके दे, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, बट हेयर अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द कंपनी विल रिमेन इन योर हैंड ओनली। सुपीरियर, मैं अगर सुपीरियर हूँ, अगर मैंने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम दिया है तो वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करेगा, करके देगा मुझे कुछ टाइम के लिए, बट अल्टीमेटली मैं अपनी कंपनी के टूवर्ड्स मैं अकाउंटेबल हूँ उस काम के लिए। इसे कहते हैं डेलीगेशन। तो जहाँ पे भी आपकी केस स्टडी में ये लिखा हो डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ताकि सुपीरियर जो है अपने एरियाज एक्सटेंड कर सके, या फिर ये लिखा हो कि जो भी आपको अथॉरिटी दी गई है सबऑर्डिनेट को, वो कैसे एक्शंस ले सकता है विद इन हिज स्कोप ओनली, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है कि सुपीरियर ही अकाउंटेबल है, जो भी नीचे सबऑर्डिनेट है वो अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, इसका मतलब है कि मैंने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो लोअर लेवल्स पे शेयर कर दी। मैं टॉप लेवल में हूँ, सीईओ हूँ, और यहाँ पे मेरे नीचे आता है मार्केटिंग मैनेजर मिडिल लेवल में, तो मैंने मार्केटिंग मैनेजर को भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी। तो यहाँ पे उसको मैं अथॉरिटी डिस्पर्स कर दी मैंने, मतलब डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दे दी मैंने कि तू ही डिसीजन लेगा सारी। मैंने अपनी अथॉरिटी सारी उसको दे दी कि ठीक है, तेरे से नीचे जो भी बंदे तेरे पास आते हैं काम करने पूछने के लिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तेरे पर पूरा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, मुझसे आके पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ वॉट डिसेंट्रलाइजेशन इज़। अगर मैं अथॉरिटी की बात करूँ, यहाँ पे ऐसा हम कुछ नहीं करते, सुपीरियर के हाथों में ही पूरी अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी डिस्पर्स नहीं करता। तो ये डिस्पर्स एक कीवर्ड है। अगर आपकी केस स्टडी में लिखा हुआ है कि किसी मैनेजर ने, किसी सुपीरियर ने डिस्पर्स कर दी अथॉरिटी लोअर लेवल को, तो मतलब वो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, ये बहुत छोटा सा है, इसमें बस आप ये जान लो कि आपने अथॉरिटी दे दी डिसीजन मेकिंग की अपने लोअर लेवल मैनेजर को, सो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इट्स अ डिसेंट्रलाइजेशन। तो आई होप आपको कीवर्ड्स डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के समझ आ गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम केस स्टडी लेते हैं और उसमें हम डिसाइड करते हैं कि वेदर इट्स अ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर केस स्टडी। आपको केस स्टडी जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख गई होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये केस स्टडी में क्या लिखा है, हर्ष स्टार्टेड अ कंपनी टाइनी टॉयज लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल टॉयज फॉर द इंडियन रूरल मार्केट विद 20 एम्प्लॉयज़। सबसे पहली चीज़, आप जब भी कोई केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है बहुत लंबी है, तो दो लाइंस लेके ना मार्क करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद समझो कि केस स्टडी क्या कह रहा है। देन द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर्स as the products were good and marketed well. The demand of its product went up. तो क्या हुआ, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि एक कंपनी है टाइनी टॉयज़, वो मैन्युफैक्चर कर रही है इकोनॉमिकल टॉयज़ फॉर इंडियन रूरल मार्केट। ठीक है, अब कुछ सालों से पहले तक उसने बहुत अच्छा किया, बट जैसे ही और एज अ प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा था और मार्केटिंग उसकी बहुत अच्छी की हुई थी, एंड डिमांड कितनी हुई, उसकी डिमांड बढ़ गई। To increase the production of the company decided to recruit additional employees. अब उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या करा, कुछ एडिशनल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लिया। हर्ष, who was earlier taking all the decisions for the company, had to selectively disperse the authority. अब यहाँ पे disperse the authority important चीज़ है। अब क्या होता है किसी भी केस स्टडी में, एक लाइन या 2-3 वर्ड्स आप कह लो, वो पूरा खेल बदल देती है। तो यहाँ पे डिस्पर्स द अथॉरिटी इज़ द की वर्ड्स, दे आर द की वर्ड्स जो आपको बताएंगे कि डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, डिस्पर्स द अथॉरिटी लिखा हो तो मतलब वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो कॉन्सेप्ट हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। वहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी डिस्पर्स कर रहे हो लोअर लेवल को या किसी भी एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से आपको पता चल गया दैट इट इज़ अ डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे पढ़ लो। ही बिलीव दैट सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, केपेबल, रिसोर्सफुल। अब इमटेरियल है आगे चीज़ पढ़ना, बट ठीक है, एंड कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। वेन एवर यू आर अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। दिस पेड ऑफ and the company was not only able to increase its production but also expanded his products range with different features. तो disperse the authority ने ही पूरा खेल बदल दिया। तो यहाँ पे आपका concept आ गया decentralization. So now let's start with our next case study. Alright, let's start with our next case study. I hope the case study is visible to you on the screen. So let's get started. लिखा है केस स्टडी में, कविता घई वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ रेस्टोरेंट इन लखनऊ कॉल्ड हेल्दी किचन। द रेस्टोरेंट वॉज डूइंग वेल एंड द वॉल्यूम ऑफ वर्क स्टार्टेड इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्टेडली। तो मतलब एक कविता घई एक मैनेजिंग डायरेक्टर थी एक लखनऊ रेस्टोरेंट में, ठीक है, और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था, बट वॉल्यूम ऑफ वर्क, काम बढ़ता गया। कविता घई वॉज नॉट एबल टू मैनेज ऑल द वर्क ऑन हर ओन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो खुद से मैनेज नहीं कर पा रही थी अपना काम।
The increasing magnitude of work made it impractical for her to handle it all by herself. इतना ज़्यादा काम बढ़ गया कि वो खुद से काम नहीं कर पा रही थी, overburden हो गई. Moreover, her objective is to open more branches of his restaurant at different places. She appointed Nikhil Gupta as a general manager of Healthy Kitchen, Lucknow, and gave him the right to command his subordinates and to take actions within the scope of his position. Important word, ये की लाइन आ गई, की सेंटेंस हो गया, जिससे आपको पता चल गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन का. क्यों? जहाँ पे मैंने एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन समझाया था उसमें अथॉरिटी में क्लियरली मेंशन था कि आप यहाँ पे किसी को अथॉरिटी दोगे और वो किस तरीके से एक्शन ले सकता है विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन. जो उसकी पोजीशन है कंपनी में, उसी स्कोप में ही वो अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग ले सकता है. तो ये हो, इससे हमें पता चल गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा है डेलीगेशन का. सो अब बाकी की चीज़ें पढ़ना इररेलेवेंट है, आपको यहीं पे ही क्लियर हो गया कि ये कॉन्सेप्ट जो था वो एक डेलीगेशन का है. अब मैं आपको एक और केस स्टडी दे रही हूँ और उसके आंसर्स मेरे को नीचे कमेंट्स में चाहिए कि क्या होगा उसका आंसर. और अगर इन केस आपको नहीं समझ आता, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है तो उसमें आप मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में. थैंक यू गाइज.